नमस्कार। कविता ऐसी जो पाठक को विचलित कर दे, भावबोध का परिष्कार करे और दृष्टि बदल दे। कविता ऐसी जो हिंसा को समझे और संवेदना में बदल दे। कविता ऐसी जो बच्चों जैसा निश्चल बना दे और मन में कौतूहल और जिज्ञासा जगा दे। ये कथन है हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि श्री नरेश सक्सेना जी के। आप भारतीय कवियों के गौरव हैं और पहले कवि जिन्हें उनकी पहली फिल्म निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेशे से आप इंजीनियर हैं। पर्यावरण इंजीनियरिंग आपका प्रिय विषय रहा है। आपने हवा, प्रकृति, पानी को तकनीकी का विषय बनाया है और मिट्टी, सीमेंट, कंक्रीटों पर अपनी कविताएं रची हैं। आप मानते हैं कि विज्ञान और गणित ने आपकी कविताओं को समृद्ध किया है। जब आप 12 वर्ष के थे तब से आप बांसुरी वादन कर रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी बांसुरियों ने आपके कक्ष में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आप बेहतरीन माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं। ये सब हम सुनेंगे अपने इस वीडियो में। इसलिए आज मैं आपको जिस महान हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ, आप उनसे मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन वो हिंदी भाषा को लेकर थोड़ा सा व्यथित है। उनका कहना है कि जो देश अपनी भाषा का सम्मान नहीं करता है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं नरेश सक्सेना जी से। सर, आमतौर से ये देखा जाता है कि जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में रुचि कम ही रखते हैं। 1947 से लेके और आज तक 2020 तक 73 साल हो गए हैं। हिंदी जो है ज्ञान की भाषा नहीं है। हिंदी में न विज्ञान पढ़ाया जाता है, न टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, न मेडिकल साइंसेज पढ़ाई जाती हैं, कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के जो सेमिनार होते हैं वो चाहे पूना में हों, चाहे बम्बई में हों, चाहे दिल्ली में हों, या हैदराबाद या अहमदाबाद में हों, अंग्रेज़ी में होते हैं सारे के सारे। और वो जो पेपर्स हैं वो चाहे जिस विषय पर हो, चाहे जिस विषय पर हो, कबीर पर होगा तो इंग्लिश में होगा। आप देख लीजिए जाकर, जो सेमिनार होगा, सब्जेक्ट होगा, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो सारी भारतीय भाषाएं 73 साल में ये लगभग तय कर दिया गया कि इसमें कोई ज्ञान, हमारे समय का अधुनातन ज्ञान जो है इन भाषाओं में, भारत की देसी भाषाओं में नहीं दिया जा सकता। ये भाषाएं जो हज़ारों साल पुरानी हैं जी। हाँ, तमिल 1000 साल से पुरानी भाषा है, उड़िया 1000 साल पुरानी भाषा है, बांग्ला, ये हज़ारों साल पुरानी भाषाएं इस लायक नहीं मानी गई कि ये ज्ञान की भाषाएं बने। ठीक है, इसमें फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, एमएससी फिजिक्स कोई हिंदी में पढ़ के नहीं आता। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट आईआईटी में हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता। शीर्ष स्तर पर हिंदी में ज्ञान नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइजेज आते थे भारत में, सीवी रमन, चंद्रशेखर, ये समझिए कि सत्येंद्रनाथ बोस को वो तो नोबेल तो नहीं मिला, लेकिन आइंस्टाइन के साथ उन्होंने जाकर के काम किया और जो उन्होंने डिस्कवर किया उसका नाम बोसोन रखा गया। सत्येंद्रनाथ बोस के ऑनर देने के लिए पूरी दुनिया में बोसोन मशहूर। चलिए कविता पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप पिछले 6 दशकों से काव्य क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। काफ़ी महान योगदान आपका रहा है सर, और आपकी कविताएं बहुत यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम में चल रही हैं।
तो जब आप कविताएं कर रहे होंगे तो उस दौरान कई पड़ाव ऐसे आए होंगे, कई सपने बने होंगे, कई सपने टूटे होंगे। उस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। जी कविता में मेरी रुचि थी और सभी कलाओं में रुचि थी। जी। अभी देखिए, मेरे पास बांसुरियाँ रखी हुई हैं। हाँ, अभी सुनेंगे हम आपसे। वो देखिए, वो बांसुरियाँ इकट्ठी हैं मेरे पास, हाँ, और वो 1,000 रुपये की बांसुरियाँ हैं। हमने YouTube पे सुनी है आपकी उनकी कीमतें जो हैं वो ऐसे ही नहीं है, 10-20-50 की नहीं आती बांसुरी आजकल। 400-500 से कम कोई बांसुरी नहीं आती। तो एक बात और मैं बता दूं कि हमारे समय जो इस समय पीढ़ी सक्रिय है जी कविता में, जी। अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल और दिवंगत हाल ही में हुए चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, और मुझे, चूँकि मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुझे भी गिनती में अब शामिल हम करें। आपकी रचनाएं जब देखते हैं, आपकी कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें ताल है, लय है, गति है, और साथ ही साथ कहना चाहिए कि विज्ञान की बात जब चली थी कि विज्ञान के विद्यार्थी रुचि नहीं लेते, तो आपकी रचनाओं में आपने एक वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। आपकी रचना में कहीं से विज्ञान की कृत्रिमता कहना चाहिए दिखाई नहीं देती। एक सरल भी है। देखिए, तो ये कैसे कमाल करते हैं तो ये आप? कोई कमाल नहीं है। सर, ये कमाल ये है, पूरी रात के लिए मचलता है आधा समुद्र। हाँ, ये तो भूगोल के भूगोल की भूगोल में है। आप देखें कि हमको आधी पृथ्वी तो सूर्य की, आधी पृथ्वी को ही तो सूर्य मिलता है, आधी पृथ्वी को पूरा सूर्य मिलता है, लेकिन आधे चांद को पूरी रात मिल जाती है। बहुत सुंदर रचना है है ना? तो ये भूगोल की कविता है, इसमें विज्ञान कहाँ नहीं है? सर, आगे बढ़िए ना, इसको, इस कविता में आप आगे बढ़िए। तो जो इसके मध्य का भाग है जिसमें मुझे वो पंक्तियां याद नहीं है, आप कोई सुनाएं। बात नहीं है, वो है जहाँ पर भूख का जिक्र हुआ है, मैंने कि हाँ। आधी चादर में फैलाते हुए पूरे पाँव, हाँ, आधे भोजन से खींचते हुए पूरी पूरी ताकत, आधी इच्छा से, आधी इच्छा से जीते पूरा जीवन, आधे इलाज की देते पूरी फीस, अब पूरी मृत्यु पाते। कितनी सुंदर। हाँ, आधी उम्र में। तो ये, इसमें विज्ञान, इसमें भूगोल भी तो नहीं है। इसमें भूगोल नहीं है, विज्ञान भी नहीं है। देखिए, आपकी ये कविता आघात पड़ी हमें। वो कौन सी बात थी जिससे आप आहत हुए और आघात का उद्भव हुआ? जरूर बताइए सर, कि वो आघात से कांपती हैं चीजें। अनाघात से उससे ज्यादा, अनाघात से उससे ज्यादा। आघात की आशंका से कांपता हुआ पाया मैंने खुद को। ये समय वही समय है, इसीलिए ये समय वही समय है। पहले सर आप गद्य शैली में लिखते थे, उसके बाद 1962 के बाद आपने कुछ गीत लिखे, और और धर्म युग में उसका काफी प्रकाशन भी हुआ। और वास्तविकता ये है कि मैंने मेरे शुरू में 4 मुक्तक 1957 में लिखे थे मैंने, जी और ग्वालियर में था। वहाँ पर पूरा तो समय भी ऐसा था कि छंद का बहुत हो, सभी लोग छंद में लिख रहे थे, जी। लेकिन वो नया समय था कि मैंने उसके तुरंत बाद ये समझ लिया था कि हिंदी कविता की मुख्य धारा जो है, कब 1958 में समझ लिया था। हाँ। गद्य कविता में है, छंद में, गीत कविता में नहीं है। लेकिन 1960-62 के आसपास ऐसा हुआ कि कुछ खास वजह से मैंने गीत लिखे, और वो 1 वर्ष तक ही गीत लिखे मैंने, वो बाद में छपते रहे। धर्मियों की बात आप कर रहे हैं ना? जी 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 जी। और उसका एक कारण ये भी था कि धर्मियों में प्रमुखता से छापा गया। धर्मियों में पूरे 2-2 पेज के
रंगीन ट्रांसपेरेंसी पर एक गीत छपता था, बड़ा सा नाम छपता था, तो बड़ा अच्छा लगता था देखकर। और भारती जी क्योंकि गीतों के बड़े प्रेमी थे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं कि जो जैसे ये बता दिया जाता है कि ये 8 मात्रा का 16 मात्रा का छंद है जी। उसे सिर्फ वाक्य की लंबाई तय होती है। जी। 16 मात्राएं तो 16 ही होंगी, 17 18 आएगी नहीं उसमें। तो वो यही वो बता पाते हैं कि यही संरचना है इसकी। लेकिन उसके अंदर जो मूल बात है वो है ताल का डिज़ाइन। यानी 16 मात्रा की जो आप देखिए, अपने पल्लू को देखिए, इस पल्लू में ये है ना, इसका रिपीटिशन जी। इसका रिपीटिशन, और दूसरा पल्लू लाएंगी उसका दूसरा डिज़ाइन होगा जी। हाँ, पल्लू तो सब होंगे, डिज़ाइनदार पल्लू के देने से काम थोड़ी चल जाएगा, डिज़ाइन देखना पड़ेगा। तो जो ताल और मात्राएं हैं, तो क्या होता है कि 8 मात्रा की ताल और 16 मात्रा की ताल एक ही ताल होती है। अच्छा। और ताल की प्रकृति होती है। ताल की प्रकृति कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। सर कोई रचना ताल में सुनाइए। मैं कई रचनाएं सुना देता हूँ आपको। देखिए, बच्चों के लिए सबसे सरल ताल होती है ना, वो होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दगिन तिनक दिन, दगिन तिनक दिन, है ना। 1 2 3 4, बाबा बाबा आम दो आम है सरकार के, हम भी हैं दरबार के, दगिन तिनक दिन, हम टी डमटी सैटो निवार, हम टी डमटी, दगिन तिनक दिन। यही चाल चल रही है। ये बहुत सरल और चंचल ताल है और बच्चों के लिए बहुत आसान है। और कोई गीत बच्चों का मुझे बताइए जो इस ताल से बाहर हो, नहीं बता पाएंगे। हरा समंदर मोती चंदर, बोल मेरी मछली कितना पा, दगिन तिनक दिन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 1 2 3 4 1, वही ताल है ना। तो इस ताल से बाहर आप बच्चे इसलिए नहीं जानते कि वो क्यों चाहे। इस ताल का एक चरित्र है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी बुतिया सोई, दगिन तिनक दिन, दगिन तिनक दिन। ये वो ताल पर लिखी हुई कविता है। इसकी एक प्रकृति है। अब आपने दूसरी कविता अगर सुनी हो शमशेर की, रात नभ था बहुत नीला, पढ़ाते हैं हमको 12वीं। शंख जैसा भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सर सुनाइए उसको। ये 7 मात्रा की रूपक ताल है। हाँ। और इसका चरित्र आप चाल देखिए, ये बिल्कुल अलग है। ये है प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये क्या कह रहा है? प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। दादी दीना दीना, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। अब आप ये बताने से क्या मतलब है कि 14 मात्रा की ताल है। हाँ। ये 7 मात्रा की होगी, 28 मात्रा की होगी, ये 28 मात्रा की होगी तो भी यही चाल होगी। दीना दीना दीना, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रोक कोई, बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह क्या पर। बात, क्या बात।
बहुत ये तालों के पीछे जो ये कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, भारत का कोई आलोचक बताएगा नहीं आप। आपको कई महान सम्मानों से सम्मानित किया गया है। जी, बहुत सम्मान है, अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद कम पड़ जाएंगे। आप उन्हें कैसे देखते हैं और अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्वयं को कहाँ पाते हैं? देखिए ऐसा है ये एक रूटीन आंसर है कि मैं सम्मान की चिंता नहीं करता। सब करते हैं, सम्मान के पीछे भागते नहीं हो, चिंता तो करते हैं कि इनको क्यों मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि एक सम्मान के अधिकारी एक साथ बहुत से लोग होते हैं। जो सम्मान मुझे मिला है जी, या जो सम्मान अशोक वाजपेयी को मिला है, क्या वो सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं मिल सकता था? जी, और जो विनोद कुमार शुक्ल को जब मिल सकता था तो क्या वो मुझे नहीं मिल सकता था? जी, या विष्णु खरे को नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। तो अब एक सम्मान एक वर्ष में तय होना है और 10 उसके लेने वाले हैं। ज्ञान रंजन एक बड़े कथाकार हैं, उनको भी दिया जा सकता है। काशीनाथ सिंह एक बड़े कथाकार हैं, उनको भी दिया मिलेगा तो एक को। जी, अब ज्ञान रंजन को मिल गया तो कहा कि साहब हमको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला। अरे भाई तो नहीं मिलेगा, एक ही है ना। नोबेल प्राइज़ के अधिकारी कितने लोग होते हैं? जब सूची बनाते हैं तो कम से कम उसमें शॉर्टलिस्ट होते होते 5-6 लोग होते हैं, मिलता एक को है, 4 रह जाते हैं। उनको आगे कभी मिलेगा? मैं कभी सम्मान और अपने काम के प्रति भी बहुत लापरवाह रहा हूँ। सम्मान की क्या, मैं 60 बरस का हो गया था, रिटायर हो गया था, मेरी किताब नहीं थी, ये पता है आपको। मैं रिटायर हो गया अपने विभाग से और मेरी कोई किताब नहीं थी, 60 बरस की उम्र हो गई थी, सम्मान भी नहीं था। ये बता दूँ मैं आपको, ना कोई किताब थी ना सम्मान था, उसकी चिंता ही नहीं थी। किताब नहीं छपा सकता था। आज 25-30 साल का लड़के से कवि से बात करिए तो कहेगा मेरी 3 किताबें हैं। हाँ, 40 साल का होगा तो कहेगा मेरी 9 किताबें हैं, मेरी तो एक भी नहीं थी। तो मैंने उसकी चिंता नहीं की, उसका प्रमाण है कि मैंने चिंता नहीं की। बचपन में मैं 12-13 साल का था तो बांसुरी बजाता था। कुछ और बड़ा हुआ तो माउथ ऑर्गन बजाने लगा। उसके बाद और बड़ा हुआ तो कविता लिखने लगा। उसके बाद और रुचि हुई तो नाटक लिखे मैंने, और रुचि हुई तो मैंने सिनेमा का काम किया और मेरे पास सिनेमा का एज डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर नेशनल अवार्ड है। बताइए। हाँ, उसके बाद मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई। उसके बाद कौन मैंने सी फिल्म थी सर? एक बार मुझे नेशनल अवार्ड एज डायरेक्टर, तो डॉक्यूमेंट्री थी ना, शॉर्ट फिल्म थी। शॉर्ट फिल्म थी, दो जूरी होते हैं, नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ना हर साल, तो उसमें 2 जूरी होते हैं। एक जूरी होता है जो फीचर फिल्म का होता है, कथा फिल्मों का, जिसमें दिलीप कुमार काम करते थे या देवानंद काम करते थे या शाहरुख खान काम करते हैं, है ना। उसका एक जूरी होता है। उसमें मान लीजिए बंगला में उस साल 6 फिल्में बनी, या उड़िया में या असमिया में 5 फिल्में बनी। उन 5 में से भी कोई अच्छी है तो उसे नेशनल अवार्ड मिल जाएगा। वो आसान होता है, फिल्म अच्छी हो, और फिल्में कंपटीशन ज़्यादा है नहीं वहाँ। उड़िया में मान लीजिए 9 फिल्में बनी उस साल, तो 9 में से 1 को मिल जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है शॉर्ट फिल्म का, उसमें हज़ारों एंट्री होती है। उसमें बंगला, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सारी शॉर्ट फिल्म जो 50 मिनट से कम की हैं सब शामिल होती हैं। उसमें अवार्ड लेना तो बहुत मुश्किल काम है। मेरा कहना ये है कि मेरा जो अवार्ड जिस कैटेगरी में मिला है वो बहुत मुश्किल अवार्ड है, हर एक को नहीं मिलता। आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, माउथ ऑर्गन बजाते हैं। साधारण बजाता हूँ, वैसे बहुत अच्छी तरह बजाता हूँ। हमने सुना है जितना
चैनल पर उतना तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने आपका के कई वीडियोस डाउनलोड करके भी रखे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ आपका की बांसुरी सुन ली जाए। अरे बांसुरी देखिए, सुनिए एक बात सुनिए, मुझे बांसुरी बजाने में कोई आपत्ति नहीं है, हाँ और लेकिन अब मुझसे बजती भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। हाँ माउथॉर्गन फिर भी बजा लेता हूँ, क्योंकि उसमें फिक्स नोट्स हैं, इसमें थोड़ा सेट करना पड़ता है, अच्छा तो थोड़ा दांत वाँत टूट गए ना दिक्कत होती है। ये सिर्फ बांसुरी जो है, बांसुरी मेरी एक कविता है, बांसुरी पर भी एक कविता है मेरी। हाँ तो वही सब। और दूसरी बात ये कि इसे मैं कोशिश करने को क्या है, मैं कोशिश कर देता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि बज ही जाए। कोशिश करने वालों की हार कहाँ होती है। और आप बता रहे थे कि पता नहीं बज नहीं पाती, अब वो वैसे नहीं बजा पाता जैसे मैं कभी बजाता था, वो अपने ही डूब करके घंटों बजाता रहता था। एक तो ये कोहनी उंगलियाँ स्टिफ हो गई हैं, है ना, हड्डियों की जोड़ जो है ना, बांसुरी सिर्फ होठों से नहीं बजती, दांतों से भी बजती है, वहाँ से भी बचती है। हड्डियों से बजती है। कोहनी की हड्डी मुड़ेगी नहीं, ऐसे पकड़ नहीं पाऊंगा तो यहाँ दर्द होने लगता है। बड़ी बांसुरी, ये बड़ी बांसुरी उठाऊंगा तो ये और ज़्यादा ऐसे करना पड़ेगा, उससे बड़ी उठाऊंगा तो और ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। बजाएंगे? अरे नहीं बजा तो ये एक दिक्कत की तरह है। बहरहाल
ये समझ लीजिए कि मैंने बांसुरी सीखने में अपनी उम्र और रातें गुजारी। उसके बाद सिनेमा सीखा, नाटक सीखा, कविता सीखी। इंजीनियरिंग तो कॉलेज में भर्ती करा दिया, तो मजबूरी थी, तो सीखना पड़ी, तो सीखना ही पड़ी। मेरे पिताजी ने भर्ती करा दिया था, तो ये इसमें पूरा जीवन लगाना पड़ता है। तो वही सर हमें ये जानना है। और मैं कि किसी स्कूल में नहीं गया हूँ। मैं न सिनेमा के स्कूल में गया, न किसी नाटक के ग्रुप में मैंने कभी काम किया। एक आध बार थोड़ा बहुत किया, लेकिन जैसे NSD जाते हैं लोग, यहाँ पर भारतीय नाट्य अकेडमी है या और दूसरे लोगों से सीखते हैं नाटक में काम करके, वो मैंने काम नहीं किया। सिनेमा सीखने में किसी के साथ नहीं गया। कोई मेरा कोई सीनियर डायरेक्टर नहीं रहा जिसके अंडर मैंने काम किया हो, ऐसा कोई नहीं है। तो अगर मैं सीख सकता हूँ तो सब सीख सकते हैं। सब सीख सकते हैं। ये नरेश सक्सेना जी की कुछ चुनिंदा रचनाएं हैं। आप सब इन्हें ज़रूर पढ़ें। ये रचनाएं हम सबको निसंदेह प्रेरित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं बहुत कुछ सीखकर यहाँ से लौट रही हूँ। आपने कहा कि मनुष्य में जितनी क्षमताएं हैं उन्हें उनके उत्कर्ष पर पहुँचना ही चाहिए, वरना मनुष्य होने का क्या फ़ायदा। आज के बाद जब कभी भी इस वीडियो को जो भी वर्ग देखेगा, निसंदेह वो गहरी सीख लेगा। पुनः आभार और धन्यवाद।